हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। आज आपका जो एनालिसिस है वो 4 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच का रहेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक का डिस्कशन करा था। आज 4 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का हम लोग एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले सर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट अवर कोर्सेज फॉर द एपीपीएससी प्रीलिम्स एंड प्रीलिम्स कम मेंस एग्जामिनेशंस। तो दो तरह के हम कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। एक आपका एपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए रहेगा, दूसरा एपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस जो आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए अवेलेबल रहेगा। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। बाकी वो वीडियो का लिंक आपको इस क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा डेमो ग्रुप है जहां पर हम आपको डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कोर्स से आप डायरेक्ट उसको स्कैन कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, प्लस साथ ही साथ फर्स्ट कमेंट में उसकी लिंक आपको ग्रुप की पिन भी कर दी जाएगी, है ना। और इसके साथ साथ जो पीडीएफ का लिंक है, ये जो आपका पूरा अरुणाचल टाइम्स एनालिसिस की जो अभी तक जितनी भी हमने एनालिसिस की उसकी जो पीडीएफ का लिंक है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं सर आज की न्यूज एनालिसिस 4 से 7 अप्रैल की। तो इसमें पहली न्यूज है आपका मिस अरुणाचल से लेकर 2024 की मिस अरुणाचल कौन बनी है, ये आपको नाम ध्यान रखना होगा, तादू लुनिया जी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल करंट अफेयर्स में बहुत आसानी से ये सवाल पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा वो डिटेल पूछना जाएगा तो पूछ लेगा, बताइए जो मिस अरुणाचल बने हैं वो आपका कहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनकी लोकेशन याद रखिएगा, फ्रॉम लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट। 22 ईयर ओल्ड लुनिया इज फ्रॉम लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो बेसिक जानकारी याद रखिएगा। रनर अप पूछे उसके चांसेस कम है, बट स्टिल नाम आपके यहाँ पर मेंशन है, एक बार आप पढ़ तो लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जा सकता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सर। अगली न्यूज है एवरेस्ट टैक्सिंग सिलेक्टेड एज इलेक्शन आइकन इन अपर सियाम। अभी इलेक्शन का टाइम है, 19 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अलग अलग जगह पर उस एरिया के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको आइकन बनाता है, इसलिए ताकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो जब लोगों से कहेंगे वोट करने आओ तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे लोग वोट करने आएंगे। इलेक्शन कमीशन अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इलेक्शन, इस बात पर भी जोर देता है कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो लोगों का, ताकि जितना ज्यादा लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा डेमोक्रेसी हमारी मजबूत होगी। तो नाम ध्यान रखिएगा, किसको अपर सियान में सिलेक्ट किया गया है, एवरेस्ट टैक्सिंग। और कई जगह पर जिसको भी सिलेक्ट करेगा इलेक्शन कमीशन, इसी तरह से जो भी न्यूज में आता रहेगा वहां पर हम आपको इसके बारे में प्रोवाइड करते रहेंगे डिटेल्स। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी पिछली साल एक बार पूछ भी चुका है। इलेक्शन कमीशन ने जो आइकन्स बनाए थे, ठीक है, तो उन पे एक सचिन तेंदुलकर जो आइकन बनाए गए थे उस पे एक सवाल लास्ट ईयर एपीएसएसबी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये मत समझना कि सर छोटी सी न्यूज है, मिस कर देगा एपीएसएसबी, चांसेस है पूछ सकता है। तो जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कंटेंट होगा, वही हम आपके न्यूज़पेपर से उठाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सर। नेक्स्ट एक छोटा सा एडिटोरियल था, इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन नीड सोशल सिक्योरिटी। देखिए अभी एक इंडिया के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंगेस्ट वर्कफोर्स है, लेकिन ये जो यंगेस्ट वर्कफोर्स है आने वाले टाइम में कभी ना कभी तो रिटायर भी होगी, कभी ना कभी ओल्ड भी होगी। अब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो 100 करोड़ कंट्री की आबादी है, तो ये 100 करोड़ जरूरी तो नहीं है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। इकोनॉमी में सर पार्टिसिपेट कौन करेगा, जनरली जो 25 से 60 इयर्स तक के जो लोग होते हैं, जनरली आप देखोगे इकोनॉमी में उनका पार्टिसिपेशन होता है। जो चिल्ड्रन हैं उनको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि सर वो अपने एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, वो अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो वो तो अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी के पार्ट नहीं बन पाते हैं। दूसरा, जब ओल्ड एज हो जाता है तो जो सैलरीड लोग होते हैं वो क्या होते हैं सर, रिटायर कर जाते हैं, तो वो भी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लोग जो ओल्ड एज में होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं
वो इकोनॉमी के लिए बर्डन हो जाते हैं। जो ये अर्निंग ग्रुप है 25 से 60, ये तो सर अपना पैसा कमा रहा है, ये रोजगार अपना कमा रहा है, इसको दिक्कत नहीं है। जो बच्चे हैं उनके गार्जियन से उनकी मदद के लिए, लेकिन जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनके सपोर्ट के लिए कौन कौन है? बहुत से जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो तो चलो कहीं ना कहीं उन्हें पेंशन मिलेगी, उनकी लाइफ कट जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है हमारे देश का, जो मान लो एक बार बूढ़ा हो जाए, मान लो कोई लेबर था वो एक बार बूढ़ा हो गया, उसके लिए सर क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसी चीज को हाईलाइट करता है कि आने वाले दिनों में हमारी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी भी होगी, और अभी जो करंट पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन भी होगी। कोई भी इकोनॉमी के लिए बेहतर ये रहता है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसकी अर्निंग हो। अब होता क्या है सर, पिछले सालों से तेजी से आबादी बढ़ी, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमने क्रिएट कर ली, लेकिन जो आने वाले साल है उसमें आबादी उतनी नहीं रहेगी, पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइन करेगी। तो यानी अब आने वाले मान लो 20 साल बाद 30 साल बाद जो नई पॉपुलेशन आएगी वो अमाउंट में उतनी नहीं होगी वर्किंग में जितनी आज है, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन जो ग्रो करने का रेट है वो भी घट रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पॉपुलेशन नहीं घट रही अभी, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रो करने का रेट है वो घट रहा है। इस पे चिंता जताई है आपका इस एडिटोरियल में। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि देखो अभी क्या था, लैंसेट एक बहुत ही रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल है, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है विल फॉल टू 1.29 इन 2050। अभी जो लास्ट हमें डेटा मिला था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से, उसके हिसाब से करीब 2.1 इंडिया का अभी फर्टिलिटी रेट है। 2.1 फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है? 2 बच्चों को, 2.1 बच्चों को। लेकिन सर 0.1 बच्चा कैसा हुआ ये मत सोचना, क्यों? क्योंकि मतलब ये मान लो कि हर 100 महिलाएं 21 बच्चों को जन्म दे रही है, तो इसी को अगर या ऐसे कह लो, सॉरी, हर 10 महिलाएं 21 बच्चों को जन्म दे रही है, तो इसी को डेसिमल में कर लो तो 2.1 आ जाता है। ठीक है, मतलब लगभग लगभग एक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है। तो ये तो सर हमारी पॉलिसी थी भारत सरकार की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, हम दो हमारे दो। 2 नंबर पे ही क्यों फोकस करा था सरकार ने? क्योंकि जब फर्टिलिटी रेट 2 आ जाता है, यानी एवरेज महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है, तो उससे फायदा क्या है? अब पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी, जितनी आज पॉपुलेशन है आज से 50 साल बाद भी उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी। तो ये कहलाता है रिप्लेसमेंट लेवल। फर्टिलिटी रेट 2 क्या कहलाता है? आपका रिप्लेसमेंट लेवल। यानी अगर फर्टिलिटी रेट 2 है आपके कंट्री में, तो इसका मतलब है कि भाई जितनी पॉपुलेशन आज है उतनी ही पॉपुलेशन आगे रिप्लेसेबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये 2 से कम हो गया फिर पॉपुलेशन घटने लगेगी। जैसे 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि ये रेट कितना हो जाएगा? 1.29। यूरोपियन कंट्रीज में ये घटना शुरू भी हो गया है, हमारे यहाँ भी एक्सपेक्टेड है कि 1.29 हो जाएगा बाय 2050। यानी आज के टाइम के मुकाबले अगले टाइम में उतनी पॉपुलेशन, उतना वर्कफोर्स अवेलेबल नहीं होगा। और आज जो यंग जनरेशन है वो कल बूढ़ी भी होगी, जब बूढ़ी होगी तो उसको भी सोशल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट चाहिए होंगे, है ना उनको। क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज तो हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, साथ ही साथ उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा जिसमें वो इजीली रह पाए। तो इन सब चीजों पे गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। ये प्रॉब्लम आज नहीं है, ये प्रॉब्लम आज जापान जैसे कंट्रीज जूझ रहे हैं इससे, लेकिन हिंदुस्तान भी आने वाले टाइम में इन सारी प्रॉब्लम से जूझेगा। तो एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि भाई आज से नहीं, आने वाले टाइम के बारे में सोचो, उनके लिए क्या काम कर सकते हो। तो यूएन पॉपुलेशन फंड इंडिया एजिंग रिपोर्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि नंबर ऑफ एल्डरली विल बी मोर देन डबल। जैसे अभी 2022 में एल्डरली पीपल की पॉपुलेशन देखी गई थी 149, तो बाय मिड सेंचुरी मतलब 2050 तक वो पॉपुलेशन आपकी सर कितनी हो जाएगी? वो पॉपुलेशन हो जाएगी 347 मिलियन। 149 से बढ़ के सर मतलब लगभग लगभग आप देख सकते हो डबल हो रही है सर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है, तो ये पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं हो पा रही है। अगर ऐसा हो जाता, पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाती, नए लोग आ जाते, तो वो इतना इकोनॉमी को बढ़ा देते जिससे जो बूढ़े लोग हैं
उनका गुजारा हो जाता। और आने वाले टाइम में लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। जैसे मान लो पहले एवरेज लोग 50 साल जीते थे, फिर 60 हुआ, आज के टाइम में तकरीबन 70 साल एवरेज लाइफ चल रही है। आने वाले टाइम में हेल्थ कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी तो एक आम आदमी एवरेज कितना 80 साल तक जिएगा। जैसे अमेरिका में भी आप देख सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये एडिटोरियल कहता है इंडिया नीड्स टू मेक इन्वेस्टमेंट्स टू प्रोवाइड द ग्रोइंग नंबर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स with improved access to health care, income security and social safety। ठीक है, तो मतलब हमें इनकम सिक्योरिटी उनको रहे, सोशल सेफ्टी रहे, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर देखो आपको मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, इस पे आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लिखना है, आंसर में कमेंट करिएगा कि गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स कर सकता है। ठीक है, आंसर राइटिंग चलो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, अभी बस आप इतना ध्यान रखो, आपको ये बताना है कि ये जो बोल रहे हैं ना कि एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए भारत सरकार क्या क्या आने वाले टाइम में स्टेप उठा सकती है, ये आपको कमेंट करना है। आप जापान का मॉडल देख सकते हो कि जापान इस प्रॉब्लम से कैसे डील कर रहा है, उसी से रिलेट करके आप कुछ पॉइंट्स मेंशन करिए कमेंट में कि क्या क्या काम गवर्नमेंट कर सकती है टू ensure that increasing elderly population is not a burden for the government। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा एडिटोरियल था, बट एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, इस पे मेंस में क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पे आपको टाइम दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, अभी आपका 5 अप्रैल को मोपिन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तो इसमें वही 2-3 चीजें याद रखिएगा, कब सेलिब्रेट किया गया, दूसरा कौन सी कम्युनिटी का ये आपका फेस्टिवल है, तो इट इज ऑफ द गालो कम्युनिटी। वैसे तो आप लोग इस चीज से अवेयर होंगे ही, लेकिन हाँ न्यूज में था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए सर, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको एक बटरफ्लाई मिली है सर, ठीक है, नेप्टिस फिलिएरा, एक बटरफ्लाई मिली नेप्टिस फिलिएरा जो ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई मिली है। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखो। पहली चीज तो ये बटरफ्लाई का नाम क्या है, नेप्टिस फिलिएरा। एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि रिसेंटली एक बटरफ्लाई मिली है जिसका नाम नेप्टिस फिलिएरा है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो आपको पता होना चाहिए, नन अदर देन अपना अरुणाचल। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत डिटेल में, क्या किस फैमिली से बिलोंग करती है बटरफ्लाई, निम्फेलाइट फैमिली से बिलोंग करती है। तीसरा सर, अगर वो बहुत ज्यादा और डिटेल में गया या फिर मान लो इन जनरल भी उससे पूछ ले, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी, तो वो ये पूछ सकता है कि बताओ कि ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका किस डिस्ट्रिक्ट में, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। बाकी मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आपका ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन एपीएसएसबी और पूछ चुका है, मतलब कभी कभी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व में कोई एक स्पेसिफिक जानवर के बारे में पूछ लेता है कि ये एनिमल किस सेंचुरी में पाया जाता है, या इस सेंचुरी का कोई फेमस एनिमल बता दो। ठीक है, हालांकि ये इस तरह का सवाल आपसे आई थिंक पूछा गया था आज से 2 साल पहले, उसके बाद इस तरह का कोई सवाल फिर रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पूछा गया तो ध्यान रखेंगे। ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चूंकि न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट देख लेते हैं सर। पहला पॉइंट तो यही कि ये आपका लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा, यहाँ से कौन सी नदियां फ्लो करती है, पांगे, सीकू, कारिंग एंड सुबनसिरी फ्लो करती है। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर आपको कौन से पेड़ वगैरह देखने को मिलते हैं, सिल्वर फर ट्रीज, फॉर्न्स, ऑर्चिड्स, बैम्बू, रोडोडेंड्रोन देखने को मिलता है, रोडोडेंड्रोन। फौना में अगर एनिमल्स वगैरह बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, हिमालयन स्क्वायरल हो गया, हिमालयन ब्लैक बियर हो गया, तो ये 3 आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो प्लांट से ज्यादा, फ्लोरा से ज्यादा फोना पे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 2-3 बातें ध्यान रख ली, एक तो बटरफ्लाई का नाम, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करती है, वहां पर क्या फ्लोरा है क्या फोना है। तो ये 2-4 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप अपना अरुणाचल जी के ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है सर, चलिए तो मूव करते हैं फिर अगले न्यूज पे। नेक्स्ट है आपका चेंगडू एज भारत नगर एंड संगमिंग एज मोदी नगर। ये एक्चुअली ये जो लिखा गया है आर्टिकल, ये लिखा गया है अभी आपका रिसेंट में जो चाइना है उसने अरुणाचल में कई सारे
जो एरिया है उसके नेम चेंज किए थे, तो उसके ऊपर बहुत सारी न्यूज बनी, बहुत वाद विवाद हुआ, भारत सरकार ने ये कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा, चाइना ने ये कहा, वो कहा, है ना, मतलब ये बॉल टू बॉल कमेंट्री चल रही थी। लेकिन वो बॉल टू बॉल कमेंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये एडिटोरियल, ये आर्टिकल इसलिए यहाँ पर रखा हूं क्योंकि इसमें एक हिस्टोरिकल पॉइंट दिया है, वो आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, वो हिस्टोरिकल पॉइंट क्या है सर? यहाँ पर मैकमोहन लाइन की हिस्ट्री पे बात करी गई है। यहाँ पर जो आपके ऑथर हैं उन्होंने मैकमोहन लाइन की हिस्ट्री पे दो चार बातें बोली हैं, वो आप जान लोगे तो आपके लिए फायदे की चीजें रहने वाली है। जैसे उन्होंने ये बोला कि देखो भाई, ये डिस्प्यूट है किसका? मैकमोहन लाइन का। अब ये मैकमोहन लाइन क्या? तो ये मान लो इंडिया है और ये इसका जो ईस्टर्न बॉर्डर है चाइना के साथ, ठीक है, बीच में आ जाता है तिब्बत। ठीक है, बीच में आ जाता है तिब्बत। मैप एक्चुअली मैं ऐड करना भूल गया, नेक्स्ट टाइम से मैप भी ऐड कर दूंगा। अभी आप ऐसे समझ लो, ये इंडिया, ये मान लो बीच में आ गया तिब्बत। ठीक है, तो ये वाला जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया और चाइना, क्योंकि तिब्बत पहले इंडिपेंडेंट था, ठीक है, बाद में चाइना ने इसको एनेक्स कर लिया, अब ये चाइना का पार्ट है और ऑफिशियली हम तिब्बत को चाइना का पार्ट मानते हैं। एक कोडी प्रो को क्यों हुआ था? क्योंकि सिक्किम हमारे हिस्से में आ गया था, सिक्किम तो चाइना सिक्किम को हमारा पार्ट नहीं मान रहा था, तो हमने कहा ठीक है, तुम सिक्किम को हमारा पार्ट मान लो, हम तिब्बत को तुम्हारा पार्ट मान लेंगे। तो अब इंडिया ऑफिशियली तिब्बत को चाइना का पार्ट रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो पहली जो बाउंड्री थी तिब्बत और इंडिया के बीच में थी, फिर चूंकि तिब्बत चाइना का पार्ट बन गया तो ये बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में हो गई, और ये बाउंड्री का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन नाम कैसे पड़ा? मैकमोहन, एक्चुअली मोहन मोहन हम लोग बोलते हैं, बट एक्चुअल नेम इज मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये नाम पड़ा कैसे, इसकी हिस्ट्री पे आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैकमोहन लाइन का ही डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना इस बाउंड्री को मानता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं मानता है वो अभी उसका कोई ऐसा कोई सर्टेन क्लेम नहीं, मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट हम ये हिस्ट्री को बात करेंगे कि मैकमोहन लाइन आई कहां से आपका। ठीक है, तो देखो ये बात शुरू होती है शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1914 1914 जब ब्रिटिश एरा चल रहा था, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। 1914 इवन अभी गांधी जी भी नहीं आए, तो 1914 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और तिब्बत के बीच। तब तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं था, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया की, ब्रिटेन की साइड से कौन थे, यानी जो ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे हेनरी मैकमोहन आपका ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर तिब्बत से आपका लामा लोनचेन शात्रा थे, चाइना की तरफ से इवान शेन थे। तो ये तीनों लोग मिलके एक एग्रीमेंट पे बात करते हैं, शिमला एग्रीमेंट 1914। फिर शिमला एग्रीमेंट 1914 में डिस्कशन हुआ, मैप के ऊपर बात चली, फिर फाइनली एक 22 अप्रैल 1914 को मैकमोहन लाइन प्रेजेंट की गई कि हाँ भाई देखो, ये तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच बाउंड्री रहने वाली है। 22 अप्रैल को प्रेजेंट किया। 3 दिन बाद 25 अप्रैल को चाइनीज जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस दिखाए टू द बाउंड्रीज बिटवीन इनर तिब्बत एंड आउटर तिब्बत एंड इनर तिब्बत एंड चाइना। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने जो कंसर्न्स जताए थे वो तिब्बत और चाइना की बाउंड्री को लेके थे। एक्चुअल में ये एग्रीमेंट इसलिए साइन करा जा रहा था ताकि तिब्बत की बाउंड्री, चाइना की बाउंड्री और ब्रिटिश इंडिया की बाउंड्री के बीच में जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। अब फिर उसके लिए मैकमोहन लाइन प्रेजेंट की गई, उसने बाउंड्रीज डिमार्केट कर दी कि भैया इतना हिस्सा ब्रिटिश इंडिया का, इतना तिब्बत का, इतना चाइना का। अब इसमें जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव थे उनको दिक्कत किससे थी? तिब्बत और चाइना के बीच की बाउंड्री से थी। उस टाइम उन्होंने जो तिब्बत और इंडिया के बीच बाउंड्री है उस पर कोई भी अपना कंसर्न नहीं जताया, तिब्बत और चाइना के बीच की बाउंड्री का कंसर्न जताया। वही ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं देयर वाज नो objections by the Chinese representative on the border between Tibet and India। फिर बाद में 22 अप्रैल को डॉक्यूमेंट आया, 25 को ऑब्जेक्शन आया, फिर 27 अप्रैल को जो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इनिशियल्ड बोथ द डॉक्यूमेंट्स, इनिशियल्ड मतलब साइन कर दिए बोथ द डॉक्यूमेंट्स एंड द मैप विदाउट एनी ऑब्जेक्शन।
यानी जब मैकमोहन लाइन बनी, शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसको पूरी तरह से चाइना ने एग्री कर दिया 27 अप्रैल 1914। तो यहां पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। एक पॉइंट और ऑथर ने जोड़ा है कि भाई भले ही बाउंड्री तो बन रही थी 1914 में, लेकिन जो एक्चुअल अग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे उनको सीक्रेट रखा गया था इन तीन कंट्रीज के बीच टिल 1937। 1937 में जब एक सर्वे ऑफ इंडिया मैप लॉन्च होता है, उसमें मैकमोहन लाइन को रिप्रेजेंट किया गया था। अब ऑथर इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर चाइना को इतनी प्रॉब्लम थी इस बाउंड्री से, तो उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं क्लेम किया, अब क्यों क्लेम कर रहे हैं? तो अब जो उनका क्लेम है वो बोगस है, हेजेमोनिक है एंड नॉट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स। मतलब बिना बात के वो इस चीज को क्लेम कर रहे हैं, इस पे उनका कोई भी लीगल क्लेम नहीं बनता है जो वो अरुणाचल को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका उस आर्टिकल के ऑथर थे, उन्होंने एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अपना हिस्टोरिकल फैक्ट्स कुछ शेयर किए रिगार्डिंग मैकमोहन लाइन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट जानना कि इस लाइन की हिस्ट्री क्या है, तो इसलिए मैंने ये आपका आर्टिकल इसमें पुट किया ताकि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री का आइडिया रहे। चलिए, तो ये था सर आज का पूरा आपका 4 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का एनालिसिस। तो इसी तरह से आपका अगले वीडियो में हम अगले डेज का भी एनालिसिस बनाएंगे। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको ये नहीं सोचना है कि सर एनालिसिस रुक गया, एनालिसिस कंटिन्यू है, न्यूज़पेपर कंटिन्यू आपका आता रहेगा। कुछ दिन डिले हो गया था, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा स्पीड में कंप्लीट कर रहे हैं। एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। इलेक्शन के टाइम में आप नोटिस भी कर रहे होंगे न्यूज़पेपर में ज्यादातर न्यूज इलेक्शन से रिलेटेड होती हैं, दैट आर नॉट रेलिवेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन पर्पस। तो करंट अफेयर्स में इस टाइम आपके लिए पढ़ने को बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है भी नहीं, तो गिनी चुनी कुछ चीजें आ रही हैं। इसीलिए कुछ कुछ दिन के जो न्यूज़पेपर कंपाइलेशन है उसको मैं कंपाइल करके यहाँ पर आपका एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हम कवर करेंगे, मिस कुछ भी नहीं करेंगे, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है सर, चलिए, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, कुछ आपको फायदा पहुंच रहा हो, तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।